हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, ध्यान से सुनिए। हमने लास्ट वाली वीडियो में फिजिक्स के अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे जीके की सीरीज़ में। ठीक है, साइंस की सीरीज़ करेंगे हम। साइंस की हम 3 ही वीडियो करेंगे। पहली भौतिक विज्ञान की हमारी हो चुकी है, दूसरी रसायन विज्ञान की और तीसरी जीव विज्ञान की। ठीक है, ऐसे ही हम एक वीडियो में या 1 से 2 वीडियो में हम एक सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ना कि मैं कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूँ अपनी तरफ से क्वेश्चन बना के। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। एक को एक क्वेश्चन की जो डेट है, शिफ्ट है और कब पूछा गया है, ये सब दिया हुआ है। किस एग्ज़ाम में पूछा गया, ये सब इसमें मेंशन किया हुआ है। तो आप सभी लोगों को क्या चाहिए कि आप लोग इन क्वेश्चन को ज़रूर बनाओ, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमें अंदाज़ा लगता है कि हमारा जो पेपर है वो किस तरीके से होने वाला है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं सबसे पहला क्वेश्चन रसायन विज्ञान का। अब देखो, रसायन विज्ञान से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है हमारे एग्जाम में। क्यों बन सकता है सर? वो देखिए, इसलिए बन सकता है क्योंकि रसायन विज्ञान से हमने देखा होगा, जब हम मॉक टेस्ट लगाते होंगे तो 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर और ज़रूर आते हैं। ठीक है, एक तो डेफिनेटली आता ही आता है। तो यहाँ पे मैं लगभग 40 से 30 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ रसायन विज्ञान के। उसी में वीडियो ख़त्म हो जाएगी। तब तक हम वीडियो को शेयर वेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु संख्या 46 वाला एक तत्व आवधिक तालिका के किस ब्लॉक से संबंधित है? अब देखो, परमाणु संख्या कितनी है उसकी? 46 है। ठीक है, तो वो तालिका के किस ब्लॉक से संबंधित होगा, ये मुझे बताना है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक या डी ब्लॉक। ठीक है, अब यूपीएसआई का क्वेश्चन है, देखो, है ना, और 20 दिसंबर 2017 को पूछा गया है। ठीक, तो देखो 46 वाला एक तत्व है, वो किस में आता है तालिका के? तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे हम लोग कि ऑप्शन नंबर तो इसका डी सही होगा। कैसे? डी ब्लॉक में आता है ये। ठीक है, अफबाउ का एक नियम होता है जिसमें हम लोग किसी भी तत्व का परमाणु जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो अफबाउ के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार परमाणु संख्या 46 वाले तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन डीप कोष किसमें? डीप कोष में जाता है। ठीक है, अर्थात जिस तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में जाता है वही उस ब्लॉक का तत्व माना जाता है। ठीक है, अब जब आप 46 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाओगे तो ये इसका जो लास्ट वाले एटम है ना, वो किस में पहुँचेंगे? वो डी ब्लॉक में पहुँचेंगे। तो डी ब्लॉक का तत्व यहाँ पे हो जाता है। अब जैसे मैं इसका बनाने की कोशिश करता हूँ सर, कैसे बनेगा देखिए। ये बनेगा सर 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2 एंड 4d8। तो बनाने देखो, ये किस में पहुंच गया? तो ये मेरा डी ब्लॉक में पहुंचा था। अब आप इसको जोड़ोगे ना, है ना, तो देखो 2 और 2 4, 2 4 6 10, 2 12, 6 18 और 2 20, 10 30, 6 36 और 2 38 और 10 48। ठीक है, कितना हो गया? और 10 48 में चाहिए कितना था? 6। गलत जोड़ दिया क्या? 1s2, 2s2, 2p6, 6 4 10 और 2 12 और 6 18 और 2 20, 10 30, 6 36 और 2 36 और 2 कितने होते हैं? 38 और 4d10। अब देखो 4d10 है ना। तो अब ये जो 4d10 है, इसमें हमें चाहिए कितने? 6 चाहिए। तो हम इसका जो संयोजकता है वो कम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 4d10 है, कोई बात नहीं, संयोजकता हम इसकी कम कर देंगे। हमें जितने चाहिए हम उतनी ले लेते हैं। ठीक है, चलो। अतः परमाणु संख्या 46 वाला तत्व जो है वो पैलेडियम होता है उसका नाम, और डी ब्लॉक से संबंधित यहाँ पे हो जाता है। तो याद रखना 46 पे जो हमारा तत्व है उसका नाम क्या है? पैलेडियम, उसका नाम यहाँ पे हो जाता है। अगला क्वेश्चन बताएंगे, चाय में कौन सी मनोप्रभावी दवा पाई जाती है? बताओ, चाय में ऐसी कौन सी दवा है जो मन को प्रभावित करती है? ब्यूप्रोपियन, मेरक्लाइन, एफेड्रिन, कैफीन। सही आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर होगा कैफीन। ठीक है, चलिए अब देखिए, तो कैफीन के बारे में हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। कैफीन विश्व का सबसे अधिक उपभोग मनोस्फूर्तिदायक पदार्थ है, लेकिन अन्य मनोस्फूर्तिदायक पदार्थों के विपरीत यह लगभग सभी क्षेत्रों में वैध और अनियंत्रित है। कॉफ़ी, चाय, मृदु पेय और ऊर्जा पेय जैसी अति लोकप्रिय पेय पदार्थों में कैफीन पाई जाती है। ठीक है, जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, एनर्जी प्रदान करते हैं। जैसे कभी कभी हम सुस्त होते हैं तो आपसे किसी ने बताया होगा, भाई 1 गिलास कॉफ़ी पी लिए, तो या 1 कप कॉफ़ी पी लिया, आप ना एकदम से चार्ज हो जाते हो। ठीक है, टेम्परेरी चार्ज होते हो लेकिन हो जाते हो, तो उसमें कैफ़ीन पाई जाती है। ठीक है, अभी एक वो चल रही थी, यहाँ पे ऐड चला था स्टिंग का, तो उसमें भी कैफ़ीन ज़रूर होगा, क्योंकि वो एकदम से एनर्जी दे रहा था, बल्कि बहुत ज़्यादा एनर्जी दे देता था वो। तो उसको पीने से कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, बहुत ज़्यादा नुकसान है, उसको पीने से आप पिया मत करो। ठीक है, कैफ़ीन एक कड़वी सफ़ेद क्रिस्टल लाभ एक्सेथाइन
एल्केलाइड शराब है जो एक मनोस्फूर्तिदायक और साइको एक्टिव मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली औषधि है। ये डायरेक्ट हमारे दिमाग पर असर करती है। जर्मन रासायनिक फ्रेडरिक फर्डिनेंड रंज ने 1819 में इसकी खोज की थी। कब की थी? 1819 में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाता है कि सर ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस को शुष्क चूने से गुजारा जाता है? बताइए, निम्न में से किस गैस को शुष्क चूने से गुजारा जाता है? अमोनियम, क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। कौन सी गैस है यहाँ पे? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर हो जाए। क्लोरीन गैस को हमें गुजारना पड़ता है। कैसे? ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए क्लोरीन को बुझे चूने के साथ गुजारा जाता है। ब्लीचिंग पाउडर रासायनिक रूप से कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, इसका नाम पूरा क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, होता है। ये होता है ब्लीचिंग पाउडर। इसे चूने का क्लोराइड भी कहते हैं। जब मैं इसको क्या करता हूँ, CaOH को बुझे हुए चूने को चूने के साथ में क्लोरीन की रिएक्शन कराता हूँ, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे CaOCl2 यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्राप्त होता है और यहाँ से बहुत सारा पानी भी रिलीज़ होता है। ठीक है, तो याद रखना बुझे हुए चूने की क्रिया जब मैं क्लोरीन से कराऊंगा तो मुझे ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है? CaOCl2। उपयोग क्या होता है इसका? सर पीने के पानी में उपस्थित कीटाणु के शोधन के साथ ही कड़वा उद्योग और पेपर उद्योग में भी किया जाता है इसका उपयोग। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन है हमारा कि सर निम्नलिखित में से कौन सा जिंक का एक अयस्क है? निम्नलिखित में से कौन सा जिंक का एक अयस्क है? यहाँ पर स्फेलेराइट, बोरनाइट, स्फटिक या फिर चाकोसाइट। तो इस क्वेश्चन का जो मेरा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? स्फेलेराइट का हो जाएगा, स्फेलेराइट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम बात करते हैं सर कि स्फेलेराइट जिंक का एक अयस्क है। जिंक के प्रमुख अयस्क स्फेलेराइट, जिंक ब्लेड, कैलामीन आदि हैं। जिन खनिज में धातु का पर्याप्त प्रतिशत हो तथा जिसमें शुद्ध धातु सरलता से एवं सस्ते में प्राप्त की जा सके उसे अयस्क कहते हैं। ठीक है, खनिज और अयस्क में बहुत डिफरेंस होता है। जब हम खनिज निकालते हैं तो हमें उस पर बहुत सारी प्रक्रिया करनी पड़ती है, तब हमें प्राप्त होता है अयस्क। और अयस्क में हम बहुत कम क्या करते हैं यहाँ पे इसके साथ वर्क करते हैं ताकि हमें बहुत जल्दी यहाँ पे प्राप्त हो जाता है। तो जब भी क्वेश्चन है कि खनिज से जल्दी हमें प्राप्त होता है फिर अयस्क से प्राप्त होता है, तो हमें अयस्क से जल्दी प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए। अच्छा, इसका उपयोग प्रयोगशाला में लोहे की जंग से बचाने के लिए, मतलब लोहे को हमें अगर जंग से बचाना है तो भी हम यहाँ पे स्फेलेराइट का यूज़ कर सकते हैं। जस्तेदार लोहा बनाने में, पीतल बनाने में, कांसा, जर्मन सिल्वर आदि में से धातु बनाने में, चांदी व सोने का निष्कर्षण में और युद्ध क्षेत्र में धूम्रपट बनाने में किया जाता है। तो ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अगला देखिए, अगला मेरा यहाँ पे हो जाता है कि कौन सा अग्निशमक अभिकारक ओजोन के लिए हानिकारक होता है? ओजोन परत है हमारी, उसके लिए हानिकारक यहाँ पे कौन सा हो जाता है? तो मैं यहाँ पे बताऊँगा सर, ओजोन परत की में जब बात कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो ये तो बहुत बार आपने पढ़ा होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको हम CFC भी बोलते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे बात करते हैं सर हैलोन एक्रिया गैसें हैं जिसे अग्निशमक यंत्रों में प्रयोग किया जाता है, परंतु आजकल ये ओजोन परत को हानि पहुंचाने के कारण भी चर्चित है। हालांकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस भी ओजोन परत के लिए हानिकारक होती है, लेकिन इसे अग्निशमक यंत्र में प्रयोग नहीं किया जाता, अर्थात यह गैस अग्निशमक कारक अभिकारक नहीं है। ठीक है, चलिए बात समझ में आ गई। एक सेकेंड गाइज, क्वेश्चन मेरा दूसरा था और मैंने इसको समझ दूसरा लिया। क्वेश्चन मेरा ये कह रहा था कि कौन सा अग्निशमक अभिकारक है जो ओजोन के लिए हानिकारक होता है। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो होता ही है, लेकिन हैलोन भी होता है। ठीक है, अच्छा अग्निशमक इन्होंने पूछा है, अग्निशमन पूछा है। चलो अगर ये पूछता कि ओजोन के लिए हानिकारक गैस कौन से, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाता। ठीक है, लेकिन ये अग्निशमक पूछ रहे हैं तो यहाँ पर हैलोन सही आंसर हो जाएगा। सॉरी गाइस, आई एम वेरी वेरी सॉरी। हैलोन एक्रिया गैस होती है, ये हमारी है जीनोन, क्रिप्टोन, आर्गन, सब एक्रिया गैसें होती है जिन्हें अग्निशमन यंत्र में प्रयोग किया जाता है। मतलब कहीं अगर आग लगे तो उसको बुझाने में इनका यूज़ करते हैं, परंतु आजकल ये ओजोन परत को हानि पहुंचाने के लिए कारण भी चर्चित है। मतलब ओजोन परत को भी हानि पहुंचा रही है आजकल ये। ठीक है, हालांकि क्लोरोफ्लोरो गैस भी ओजोन परत के लिए हानिकारक होती है, लेकिन इसे अग्निशमन यंत्र में प्रयोग नहीं किया जाता। अगर कहीं पे आग लग गई तो मैं यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज़ नहीं करूँगा। ठीक है, भले ही ये ओजोन परत को हानि पहुँचाते हैं, अर्थात ये अग्निशमक
नहीं है। कौन सी? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है देखो कि सर निष्कर्षण बोतल बनाने में इस्तेमाल होने वाला पॉलीमर कौन सा है? पॉलीप्रोपिलीन, कम घनत्व का पॉलीएथिलीन, पॉलीस्टीरीन या ज़्यादा घनत्व का पॉलीएथिलीन। तो देखो मुझे क्या बताना है? निष्कर्षण बोतल बनानी है, निष्कर्षण बोतल। तो डी आंसर सही हो जाएगा, ज़्यादा घनत्व का पॉलीएथिलीन मुझे को बनाना है। जैसे देखो अधिक घनत्व का पॉलीएथिलीन यानी कि HDPE है ना, का प्रयोग निष्कर्षण बोतल बनाने में किया जाता है। ज्ञात है कि पॉलीएथिलीन सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला प्लास्टिक है। कौन सा? पॉलीएथिलीन। ठीक है, चलो। अच्छा, इसका मुख्य उपयोग क्या होता है सर? पैकेजिंग, प्लास्टिक की थैले, प्लास्टिक फिल्म रील, बोतल एवं अन्य पात्र बनाने में प्रयोग किया जाता है। यह एक बहुलक भी होता है। ये क्या होता है? बहुलक भी होता है। तो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं पॉलीएथिलीन का यूज़ करते हैं। प्लास्टिक के बैग होते हैं, प्लास्टिक की बोतल होती हैं, प्लास्टिक की पन्नी होती हैं, सारे सब में पॉलीएथिलीन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, अगला क्वेश्चन देखिए कि बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने के लिए कौन सी सामग्री का प्रयोग किया जाता है? पॉलीएथिलीन, टेरेफ्थलेट या फिर मेलामाइन या फिर पॉलीविनाइल क्लोराइड या स्पेक्ट्रा। तो सही आंसर मुझे बताएंगे आप क्या होगा? देखिए डी आंसर होगा मेरा स्पेक्ट्रा का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं जब हमें कोई भी बुलेट प्रूफ जैकेट या बुलेट प्रूफ कोई भी कपड़ा मुझे बनाना होता है। जैसे बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने के लिए स्पेक्ट्रा सामग्री का प्रयोग किया जाता है। एक बुलेट प्रूफ को स्पेक्ट्रा में बुने केवलर की परतों को केवलर धागे का उपयोग करके एक साथ बनाया जाता है। स्पेक्ट्रा शील्ड को क्रेटन की तरह लेपित किया जाता है और फिर पॉलीएथिलीन फिल्म की 2 शीट्स के बीच में सील कर दिया जाता है। ठीक है, चलो जी। अब ये जब सील कर दिया तो अब इसमें से कभी गोली निकलेगी ना तो ये कुछ जाने नहीं देगी, वहीं पे खींच के रख लेगी। ठीक है, चलो। अगला क्वेश्चन है कि सर रदरफोर्ड द्वारा किस प्रयोग ने नाभिक के अस्तित्व को साबित कर दिया? रदरफोर्ड द्वारा किस प्रयोग ने नाभिक के अस्तित्व को साबित कर दिया? वो प्रयोग ऑयल ड्रॉप प्रयोग, डबल लिस्ट प्रयोग या फिर गोल्ड फॉयल प्रयोग। तो देखेंगे डी आंसर मेरा सही हो जाएगा। रदरफोर्ड ने क्या किया था? गोल्ड फॉयल प्रयोग को इन्होंने साबित कर दिया था। कैसे? देखिए रदरफोर्ड द्वारा गोल्ड फॉयल प्रयोग ने नाभिक के अस्तित्व को साबित कर दिया। रदरफोर्ड ने यह मॉडल सन 1919 से 1921 को इलेक्ट्रॉन के प्रयोग द्वारा परमाणु के भीतर धनावेशित भाग होने की बात बताई थी। उन्होंने यह दर्शाने के लिए सोने की 100 नैनोमीटर की पतली परत की पर अल्फा किरणों की बौछार की, है ना। जैसे मतलब लोहे की एक 100 नैनोमीटर पतली परत है लोहे की, मैंने उसको यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, अब इस पर मैंने अल्फा किरण इधर से गिरने शुरू करे, इधर से इस तरीके से मैंने इस पर अल्फा किरण गिरने शुरू करे तो क्या होगा सर कि बौछार की, तो इन कणों की बौछार से निम्न परिमाण प्राप्त हुए। क्या क्या? अधिकांश अल्फा कण सोने की परत से बिना विक्षेपित हुए निकल गए, मतलब उन पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा, वो सीधे गए और सोने की परत को ऐसे की ऐसे निकल कर चले गए उसके। और कुछ ही अल्फा कण प्रतिकर्षित बल के कारण विक्षेपित हुए, लेकिन कुछ ऐसे थे जो सर कहाँ आ गए? उससे टकरा कर वापस आ गए। ठीक है, किससे? जो सोने की मैंने परत लगाई हुई थी। उसके बाद कारण क्या होता है? इससे पता चलता है कि परमाणु के मध्य धनावेशित भाग पाया जाता है जो नाभिक में स्थित होता है। ठीक है, चलिए तो बात समझ में आई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49 है कि इनमें से कौन सा एक कृत्रिम कीटनाशक नहीं है? कृत्रिम कीटनाशक नहीं है। डाइक्लोरो डाइफेनिल, ट्राइक्लोरोमेथेन, क्लोरोइथेन, एल्ड्रिन, बेंजीन, हेक्साक्लोराइड, पैराकीट। सही आंसर क्या होगा? देखिए तो यहाँ पे मैं बात करूँगा सर, देखिए दोस्तों यहाँ पर मेरा डी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि पैराकीट कृत्रिम कीटनाशक नहीं है। जो पैराकीट कृत्रिम जो है वो कीटनाशक नहीं है, यह तोते की एक प्रजाति है, तोते की प्रजाति है पैराकीट। ठीक है, जिसे मेलोपिस्टाक्स, है ना, अंडाल्स के रूप में जाना जाता है। यह पहली बार 1891 में प्राणी वैज्ञानिकों द्वारा वर्णित किया गया था। यह उत्तरी अमेरिका और यूरोप में तोते की सबसे लोकप्रिय प्रजाति है। पैराकीट जो है यह कुत्ता बिल्ली के बाद तीसरा सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला जंतु यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 50। ये क्या कह रहा है सर? ये बोल रहा है सर उच्च शुद्धता का जर्मेनियम डैश द्वारा प्राप्त किया जाता है। अब मेरे को जर्मेनियम चाहिए तो मैं किसके द्वारा प्राप्त कर सकता हूँ? वाष्प चरण परिशोधन के द्वारा,
क्षेत्र परिशोधन के द्वारा, द्रवीकरण के द्वारा, या फिर इलेक्ट्रोलाइट परिशोधन के द्वारा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा मेरे यहाँ पे। मैं यहाँ पे सर उच्च शुद्धता का जर्मेनियम क्षेत्र परिशोधन द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा? क्षेत्र परिशोधन के द्वारा। यह तत्व बड़ी अल्प मात्रा में पृथ्वी पर पाया जाता है, मतलब बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। साधारणतः यह जस्ते के खनिजों से मिलता है। खनिजों को जलाने पर जो राख बच जाती है उसमें 0.25% जर्मेनियम ऑक्साइड रहता है, जो भी राख बचती है। इसे टेट्राक्लोराइड के प्रभाजक आसवन विधि से पृथक कर लिया जाता है। एक विधि आती है आसवन की विधि, उससे हम इसको अलग कर लेते हैं। इसका उपयोग अर्धचालकता क्षेत्र में, फोटो इलेक्ट्रिक सेल व सोलर सेल में तेजी के साथ किया जा रहा है। ठीक है, चलिए बात करते हैं 51वें क्वेश्चन की कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? जो कक्ष के तापमान पर यानी कि रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में रहता है। कॉन्स्टेबल क्वेश्चन है, देखो वो है ब्रोमीन। कौन सा क्वेश्चन है? ब्रोमीन है। ब्रोमीन एक अधात्विक तत्व है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है, जबकि मरकरी यानी कि जो पारा होता है, ये रासायनिक चिन्ह Hg तथा परमाणु क्रमांक है इसका 80। पारा एक धात्विक तत्व है जो कि कक्षीय तापमान में द्रव अवस्था में रहता है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे ब्रोमीन हो जाता है और एक कौन सा हो जाता है? एक ब्रोमीन हो जाता है और एक मेरा यहाँ पर मरकरी हो जाता है। देखो अब रूम टेम्परेचर पर एक धातु जो अधातु है वो कौन सा हो जाता है? ब्रोमीन। और धातु जो हो जाता है वो हो जाता है पारा। अधातु ब्रोमीन रूम टेम्परेचर पर कैसा रहता है? द्रवावस्था में रहता है। और अगर धातु की बात करेंगे तो पारा रहता है। ठीक है, तो धातु और अधातु मैंने आपको दोनों बता दी। देखिए क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है तो ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीन की जो परमाणु त्रिज्या होती है वो सबसे छोटी होती है। तत्वों की परमाणु त्रिज्या एक रासायनिक तत्व के परमाणु नाभिक के केंद्र से इलेक्ट्रॉन के बाहरी आवरण तक की दूरी होती है। प्रश्न के अनुसार सबसे छोटी परमाणु त्रिज्या क्लोरीन की होती है। सबसे कम होती क्लोरीन की, उससे ज़्यादा होती है ब्रोमीन की, उससे ज़्यादा होती है सोडियम की, उससे ज़्यादा होती है कैल्शियम की। तो अगर मैं इस क्वेश्चन के अनुसार बात करता हूँ तो इसमें कैल्शियम की सबसे ज़्यादा होगी, क्लोरीन की सबसे कम होगी। ठीक है, चलिए बात समझ में आ गई आपको। अगला क्वेश्चन बताएंगे कि सर CH3 COOH CH2 CH3 का सूत्र, किसका सूत्र यहाँ पे हो जाता है? CH3 COOH CH2 CH3 किसका ये फॉर्मूला यहाँ पे हो जाता है? ठीक है, चलिए बताएंगे। देखो तो ये ऑप्शन नंबर सी, एथिल एथेनोएट का फॉर्मूला यहाँ पे हो जाता है। एथिल एथेनोएट कैसे सर? किसी तत्व के नाम को संक्षिप्त रूप में व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त अक्षर या अक्षर समूह को रासायनिक संकेत कहते हैं। इसकी खोज 1811 में जर्मन वैज्ञानिक बर्जीलियस ने की थी। किसने की थी? बर्जीलियस ने। ठीक है, तो मैं CH3 COOH CH2 CH3 को एथिल एथेनोएट कहता हूँ। क्या बोलता हूँ? एथिल एथेनोएट बोलता हूँ। ठीक है, एथिल एथेनोएट। कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट नाम है जो आपको यहाँ पे देख लेने चाहिए। जैसे एक फॉर्मूला होता है प्रोपेनोइक अम्ल का, तो प्रोपेनोइक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है सर? CH3 CH2 COOH CH3 CH2 प्रोपेनोइक अम्ल का फॉर्मूला होता है। एथिल एथेनोएट का फॉर्मूला क्या होता है सर? CH3 COOH CH2 CH3, ये एथिल एथेनोएट का फॉर्मूला होता है। ब्यूटेनोइक अम्ल का फॉर्मूला होता है सर CH3 CH2 CH2 COOH, और मेथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला HCOOH यहाँ पे फॉर्मूला होता है। तो ये 4-5 फॉर्मूले जो आपको यहाँ पे याद रख लेने, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पे बात करते हैं सर कि मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा अन्य कौन सा धातु शामिल होता है ना? सोने में जो सोने के अलावा यहाँ पे कौन सा धातु शामिल होता है? तो तांबा यहाँ पे शामिल होता है। ऑप्शन नंबर डी सही यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो अब जो गुलाब सोना होता है ना, गुलाब सोना सोने और तांबे का मिश्र धातु यहाँ पे होता है, जिसका उपयोग आभूषण प्रसंस्करण उद्योग में किया जाता है। यानी कि कोई हमें आभूषण बनाना है तो हम यहाँ पे इसका यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ओके। गुलाब सोने को लाल सोने के रूप में भी जाना जाता है। यानी कि अगर कोई कह दे गुलाब सोना क्या होता है, या फिर कोई कह दे कि लाल सोना क्या होता है। ठीक है, तो दोनों का यूज इसमें किया जाता है। यह धातु 19वीं सदी में रूस में प्रसिद्ध था। ठीक है, यह धातु 19वीं सदी में रूस में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था, इसलिए इसे रूसी सोने के रूप में भी जाना जाता है। तो इसके 3 नाम होते हैं, गुलाब सोना, लाल सोना और एक रूसी सोना भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन कि मोनोमर कैप्रो
लैक्टम का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है? मोनोमर कैप्रोलैक्टम। देखो गाइस, केमिस्ट्री में समझाने जैसा कुछ भी नहीं है। अगर समझाने में लगूंगा तो एक ही टॉपिक करवा पाऊंगा। आप तो बस एक चीज़ पे फोकस रखो, जितने क्वेश्चन आप हैं यहाँ पे उनको आप रट दो बस, और कुछ मत करो, ठीक है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा, नायलॉन 6। तो कैप्रोलैक्टम एक चक्रीय एमाइड है जिसका प्रयोग एक मोनोमर के रूप में नायलॉन 6 बनाने में किया जाता है, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 56 है कि सर CaSO4 इंटू 2H2O, ठीक है? CaSO4 इंटू 2H2O का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaSO4 इंटू 2H2O एप्सम नमक, जिप्सम, गंधक या फिर क्वार्ट्ज, ठीक? तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जिप्सम। CaSO4 इंटू 2H2O, इसके साथ में थोड़ा पानी भी होता है। पानी के हमारे दो अणु यहाँ पे होते हैं। रासायनिक जिसका जिप्सम का रासायनिक सूत्र है किसका? जिप्सम का, CaSO4 इंटू 2H2O। जिप्सम एक तहरदार खनिज है जिसे सेलेनाइट भी कहते हैं। अब देखो, जिप्सम को हम सेलेनाइट भी बोलते हैं। रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह कैल्शियम का सल्फेट है जिसमें जल के भी दो अणु रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे। गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को डैश की पतली परत के साथ आवरण करना होता है। क्रोमियम, जस्ता, एल्यूमिनियम या फिर निकेल। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जस्ता, ठीक है? देखिए, जस्ते की बात कर रहे हैं। धातुओं का संरक्षण रासायनिक प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप धातुओं का क्षय होता है। जंग लगने से बचाने के लिए इस्पात या लोहे के ऊपर जस्ते की परत चढ़ाती जाती है जिससे धातुओं के क्षरण जंग लगने में कमी आती है, ठीक है? चलिए, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है हमारा कि C60 एक अणु है जिसमें डैश के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। C60 एक अणु है तो क्या होता है उसमें? तो देखेंगे ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे 12 पंचभुज और 20 षटभुज उसके अंदर होते हैं। 12 पंचभुज और 12 पंचभुज होते हैं और 20 उसमें षटभुज होते हैं। C60 मतलब उसमें कार्बन की संख्या 60 है। एक अणु है जिसमें 60 कार्बन परमाणु होते हैं जिसमें 12 पेंटागन और 20 हेक्सागन के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। इसका आकार एक फुटबॉल के गेंद के समान में होता है, याद रखिएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 59 हो जाता है कि जो सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 95% कार्बन होता है वह कौन सा होता है? तो गाइस, उसको हम एंथ्रेसाइट बोलते हैं, ठीक है? यूपी कांस्टेबल का क्वेश्चन है, शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया था। एंथ्रेसाइट सबसे उच्चतम रैंक गुणवत्ता वाला कोयला होता है। इसमें उच्च ऊर्जा सामग्री, उच्च कार्बन प्रतिशत 85% से 95% और कम नमी या वाष्पशील पदार्थ होते हैं, जबकि लिग्नाइट सबसे कम गुणवत्ता वाला कोयला माना जाता है जिसमें 25 से 35% कार्बन सामग्री की उपस्थिति होती है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश को छोड़कर निम्नलिखित सभी संघनन बहुलक हैं। पॉलिएस्टर, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीएमाइड, पॉलीकार्बोनेट। किसको छोड़कर सभी संघनन बहुलक हो जाते हैं? तो देखें, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पॉलीप्रोपिलीन को छोड़कर। देखो, पॉलिएस्टर को एक प्रकार के बहुलक के रूप में जाना जाता है। इसका उपयोग कपड़ा बनाने में किया जाता है। पॉलीप्रोपिलीन को पॉलीप्रोपीन के नाम से भी जाना जाता है। इसका गलनांक 160 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यह एक थर्मोप्लास्टिक बहुलक है। पॉलीएमाइड प्राकृतिक व कृत्रिम दोनों रूपों में पाया जाता है। यह भी एक प्रकार का बहुलक है। सिल्क, ऊन और नायलॉन इसके उदाहरण है। पॉलीकार्बोनेट एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर का समूह है। इसका उपयोग इंजीनियरिंग उद्योग में करते हैं, पॉलीकार्बोनेट का। दूसरा बात करते हैं पॉलीएमाइड क्या होता है सर? पॉलीएमाइड होता है सर पॉलिएस्टर और पॉलीकार्बोनेट। पॉलिएस्टर तो आपने सुना होगा, पॉलिएस्टर की धोती है, ये है वो, है ना? पॉलिएस्टर और पॉलीकार्बोनेट कंडेंसेशन पॉलीमर है, जबकि पॉलीप्रोपिलीन एक एडिशन पॉलीमर कहा जाता है, ठीक? क्वेश्चन थोड़ा टफ था लेकिन करना तो पड़ेगा। भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? बताएंगे। देखिए, तो यहाँ पर थोरियम का भारत में सबसे ज़्यादा भंडार पाया जाता है। थोरियम रेडियोधर्मी धातु का विश्व में सबसे बड़ा भंडार भारत में मौजूद है। थोरियम धातु की खोज 1828 ईस्वी में बर्जीलियस ने
थ्योराइड अयस्क से की थी। थ्योराइड एक अयस्क होता है, उससे इन्होंने इसकी खोज करी थी। इसके अनेक अयस्क हैं ज्ञात हैं जैसे, परंतु मोनोजाइट इसका सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। किसका? थोरियम का। ठीक है। विश्व में मोनोजाइट का सबसे बड़ा भंडार भारत के केरल राज्य में मिलता है। थोरियम सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ मिलता है? तो केरल राज्य में मिलता है। काली स्याही में मौजूद अलग अलग रंगों के रंजक को अलग अलग करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो काली स्याही की हम बात कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही हो जाएगा। वर्ण लेखन के द्वारा हम यहाँ पे अलग कर लेते हैं। काली स्याही में अलग अलग रंगों के रंजक को अलग अलग करने के लिए वर्ण लेखन तकनीक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन हमारा है कि सर, चींटियों से हमले से फसलों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से किस कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है? कपूर, एंड्रिन, लवण जल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाए। कपूर का प्रयोग हम यहाँ पे करते हैं। कैसे? देखिए, चींटियों से फसलों की सुरक्षा के लिए कपूर का प्रयोग किया जाता है और कीटनाशक के रूप में यूज किया जाता है। कीट को नाश कर देता है ये। इसका कारण है कि कपूर की गंध होती है जो चींटियों को फसलों से दूर रखती है। चींटियों से फसलों की सुरक्षा में उपयोग किए जाने वाले अन्य पदार्थ हैं जैसे कैरोसिन का तेल, बेकिंग सोडा, गर्म पानी और लाल मिर्च पाउडर। तो इन सब का अगर हम अपनी फसल में रखते हैं इनको, है ना, किस तरीके से रख सकते हैं? अब जैसे पानी में घोल के रख सकते हैं, कैसे भी रख सकते हैं। तो चींटियाँ इससे दूर रख के रहेंगी। ठीक है, आएंगी नहीं। अगला देखो, इनमें से किसको ईंधन सेल कहा जाता है? इनमें से किसको ईंधन सेल कहा जाता है? कार्बन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, आणविक ऑक्सीजन। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आणविक ऑक्सीजन को ईंधन सेल के रूप में जाना जाता है या इसको कहा जाता है। देखो, ईंधन सेल यानी कि जो फ्यूल सेल होता है, एक विद्युत और रासायनिक गुण युक्ति है जो ईंधन से प्राप्त रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, जिसमें धनावेशित हाइड्रोजन आयन ऑक्सीजन आणविक या किसी अन्य ऑक्सीकरण से क्रिया करते हैं। ईंधन सेल तब तक ये विद्युत उत्पादन कर सकते हैं जब तक ईंधन और ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित बनी रहती है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन बताएंगे। एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके नरम नहीं किए जा सकने वाले प्लास्टिक को क्या कहते हैं? वो कौन सी प्लास्टिक है? अगर वो एक बार गर्म करके ढल गई तो उसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ऑप्शन नंबर डी, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। क्या बोलते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। गर्म करो, कैसे भी उसको मोड़ लो अपनी मर्जी के अनुसार। ठीक है, देखो, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वे पदार्थ हैं जो गर्म करने पर पहले मुलायम किंतु और अधिक गर्म करने पर कठोर हो जाते हैं। इसके पश्चात इन्हें पुनः गर्म किया जाता जाए तो ये मुलायम नहीं होते। इसका प्रमुख कारण बैकलाइट है। जबकि पॉलीथीन और पॉलीविनाइल क्लोराइड थर्मोप्लास्टिक है जो हल्का सा भी गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं, जो हमारी जिससे कुर्सी बनती है तो पॉलीविनाइल, है ना, ये सब उसमें यूज़ करे जाते हैं। चलो अगला बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निष्क्रिय गैस नहीं है? क्रिप्टोन, आर्गन, ज़ेनोन या क्लोरीन। क्लोरीन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लोरीन के हमने अभी भी तो रिएक्शन कराई थी ना, बुझे हुए चूने के साथ में, तो हमें क्या मिला था? ब्लीचिंग पाउडर मिला था। ठीक है, CaOCl2। चलिए यहाँ पे बताएंगे सर, क्लोरीन एक सक्रिय गैस है जिसका परमाणु क्रमांक 17 है। शून्य वर्ग के तत्वों जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, ज़ीनोन तथा रेडोन को निष्क्रिय गैस या क्रिय गैस कहा जाता है। ये सारी गैस आपको याद होनी चाहिए, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, ज़ीनोन एंड रेडोन। ठीक है, इन गैसों की प्राप्ति दुर्लभ होती है जिसके कारण इन्हें दुर्लभ गैस भी कहा जाता है। रेडोन गैस को छोड़कर सभी गैस अक्रिय गैस वायुमंडल में पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हमारा अगला बोल रहा है साधारण नमक का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है? तो सर सोडियम क्लोराइड होता है, NaCl। क्या होता है? NaCl यहाँ पे होता है। देखो, साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड NaCl होता है। समुद्री जल साधारण नमक की प्राप्ति का महत्वपूर्ण स्रोत हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। गैस एजेंसी द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस कौन सी होती है? एक द्रव में होती है, गैस में होती है, ठोस में होती है, तो एक घोल में होती है। बताएंगे। ये तो गाइस अच्छा क्वेश्चन है। वो द्रव में होती है, मतलब पानी जैसी होती है वो गैस, जो हमें गैस सिलेंडर में भर करके दी जाती है। ठीक है, चलिए सामान्यतः घरों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होने वाली द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन प्रोपेन व ब्यूटेन का मिश्रण होता है। उसमें प्रोपेन प्लस ब्यूटेन होता है
जो सामान्य ताप एवं उच्च दाब पर द्रवावस्था में सिलेंडरों में भरा जाता है। इसकी विशेष प्रकार की गंध स्वयं गैस के कारण नहीं बल्कि इसमें मिलाए गए दुर्गंध के युक्त जैसे मरकैप्टन, मिथाइल मरकैप्टन के कारण होती है, ताकि रिसाव होने पर आसानी से पहचाना जा सके। बाकी इसकी कोई भी गंध नहीं होती, तो इसमें मरकैप्टन मिलाया जाता है ताकि जब ये लीक हो तो पता चल सके कि हाँ गैस लीक हो रही है। ठीक, चलो। अल्फ्रेड नोबल ने किसका आविष्कार किया था? अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। तो बहुत बार इनको नोबेल भी मिला था, है ना। नोबेल इन्होंने शुरू करा था, सॉरी। अल्फ्रेड नोबल स्वीडन के वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1967 में डायनामाइट की खोज की थी। नोबेल पुरस्कार की स्थापना इन्होंने ही की थी। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन बायोडीजल पौधा है? बायोडीजल पौधा यहाँ पे कौन सा है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो रतन जोत है वो यहाँ पर बायोडीजल पौधा होता है। ठीक है सर। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे में हमेशा कैसा होता है? रासायनिक धूम कोहरे में हमेशा कैसा होता है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी ओजोन होता है। क्या होता है? ओजोन। ठीक है। देखो बात करते हैं सर कि प्रकाश रासायनिक स्मोग, है ना, अर्थात नाइट्रोजन ऑक्साइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पारस्परिक क्रिया कर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन तथा पैराटिसिल एसिटाइड नाइट्रेन पैन उत्पादित करते हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से प्रकाशिक रासायनिक स्मोग भी कहा जाता है। ठीक है सर। चलिए 72 बताएंगे कि पीतल किन किन की मिश्र धातु होती है? पीतल जो है वो किस किस से मिलकर के बनती है? तांबा और टिन से, तांबा और जस्ता, जस्ता और लोहा, तांबा और लोहा। चलिए देखिए, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा। पीतल एक मिश्रित धातु है जिसमें तांबा और जस्ता होता है। पीतल में तांबा 60 से 62% और जस्ता 40 से 38% तक हो रहता है, यानी कि इसमें तांबा ज़्यादा रहता है 60%, ठीक है, और जो जस्ता रहता है वो 40% यहाँ पे रहता है। पीतल का प्रयोग बर्तन बनाने में, मूर्ति बनाने में, घंटा बनाने में, यानी कि मंदिर के जो घंटे होते हैं आदि के बनाने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। सोडियम को निम्न किस में रखते हैं? तो सोडियम को मिट्टी के तेल में रखते हैं। पहला ही ऑप्शन सही यहाँ पे हो जाता है। ठीक है। चलो तो देखो, सोडियम अत्यंत सक्रिय धातु है। इसे खुले वातावरण में नहीं रखा जा सकता क्योंकि यह वायुमंडल की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्साइड बनाती है। अतः इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अत्यंत क्रियाशील होने के कारण यह मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता। सोडियम चांदी के समान सफ़ेद धातु है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ठीक है। तो सोडियम ऐसी धातु है। देखो अगला क्वेश्चन देखेंगे कि फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है फलों को पकाने के लिए? तो ऑप्शन नंबर बी एथिलीन का हम यहाँ पे प्रयोग करते हैं अगर हमें फल पकाने होते हैं तो। ठीक है। चलो देखो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। एथिलीन इनके प्रिवेंस ऑफ फूड अडल्ट्रेशन रूल 1955 की धारा 44A के अनुसार एसिटिलीन गैस से फलों को पकाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पहले हम एसिटिलीन से पकाते थे, ठीक है, लेकिन कानून के सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं होने और विकल्पों के अभाव में इसका प्रयोग धड़ल्ले से किया जा रहा है। एसिटिलीन द्वारा पकाए गए फल हानिकारक होते हैं, जबकि एथिलीन द्वारा पकाए गए फलों पर कोई धब्बा नहीं आता। फल स्वास्थ्य के लिए लाभदायक भी होते हैं। ठीक है। चलो सोने के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है? सोने के साथ में कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो गाइज इसमें जो तांबा है वही सबसे अच्छा होता है सोने के साथ मिलाने के लिए, तो तांबा ही मेरा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखो सोना जो होता है, सोने एक कोमल अधात्वर्धक तन्य चमकदार पीले रंग की धातु होती है। सोना प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। रंग तथा गुण की में समानता होने कारण कॉपर को सोने के साथ मिश्रित किया जाता है। शुद्ध सोने की शुद्धता 24 कैरेट की होती है। प्रमुख अयस्क कैलावेराइट तथा सिल्वेनाइट होते हैं। ठीक है। चलिए शुद्ध यूरेनियम किस में पाया जाता है? जो शुद्ध यूरेनियम होता है वो किस में पाया जाता है? यूरेनियम 235 यहाँ पे जो शुद्ध यूरेनियम होता है वही यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यूरेनियम तत्व की खोज क्लाप्रोथ ने पिच ब्लेड नामक एक्स से की थी। शुद्ध यूरेनियम जो होता है वो 235 होता है। ठीक है। चलिए कुएं का पानी शुद्ध करने के लिए के लिए गैस प्रयुक्त की जाती है? तो अगर मुझे कुएं का पानी शुद्ध करना है तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लोरीन गैस का यूज़ करते हैं। कुएं का पानी शुद्ध करने के लिए क्लोरीन की गोलियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन, 18 कैरेट सोना
18 कैरेट में शुद्ध सोना पाया जाता है। तो देखो यहाँ पे आप लोग इस क्वेश्चन का सही आंसर बताएंगे। यहाँ पर हमारी केमिस्ट्री जो होती है वो ख़त्म होती है। उसके बाद जो हमारा अगला सब्जेक्ट यहाँ पे शुरू होगा जीव विज्ञान, ठीक है। तो हम बताएंगे कैसे कैसे इस क्वेश्चन करोगे। अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर दिया तो इसका मतलब आपने वीडियो पूरी देखी है, और अगर आपने क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया इसका मतलब आपने वीडियो नहीं देखी, आपने ध्यान से वीडियो क्वेश्चन करे ही नहीं, ठीक है।